हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आईडी मेरा चैनल है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो है वो जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन थी वो तो हो गई थी। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में जो है वो बाकी है आज बात। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि मैं जो है कंपोजिशन वाइज मैं आपको समझा दूंगा हर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। ऐसे तो बहुत से लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन मैंने इस तरह इसको तरतीब दिया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं मेनली, इसके बाद लिपिड्स होते हैं जो ज़्यादा होते हैं, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये डायग्राम अपने साथ नोट कर लें और फिर एग्ज़ाम में अगर इस तरह आपने लिख दिया तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे होंगे। ये फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ये पूरे आपके पूरे जो है वो आ जाएंगे। आपको फिर न कन्फ्यूजन होगी न कोई और मसला होगा। मैं दोबारा कहता हूँ कि डॉक्टर आईडी के नाम पे मेरा चैनल है। ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के फंक्शन की। प्रोटीन जैसे मैंने बता दिया था सेल मेम्ब्रेन में, पहले मैं थोड़ा इसको इसी रिवाइज करूँगा, फिर मैं स्ट्रक्चर के साथ आपको समझा दूंगा कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है। तो ये प्रोटीन का काम है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी जो सबसे बड़ा जो काम है प्रोटीन का वो ये होता है, जो सेल मेम्ब्रेन का जो तो फंक्शन है वो है कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू इनर इन्वायरमेंट। बाहर से प्रोटीन्स बाहर से आते हैं, यानी बाहर से प्रोटीन के ज़रिए मटेरियल आते हैं और अंदर आ जाते हैं, बाहर से आते हैं अंदर आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट चैनल के तौर पे भी प्रोटीन काम कर देते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट चैनल हो गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह को न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट जो सामान है वो ले जाएगा, जिसको हम कहते हैं कैरियर्स भी कह सकते हैं। एंजाइम के तौर पे भी काम वो करेगा और रिसेप्टर के तौर पे भी काम प्रोटीन में इसका काम है। एंटीजीन के तौर पे भी काम करता है ये, और प्रोटीन की वजह से जो मेम्ब्रेन बन जाती है वो सेल सेलेक्टिव परमिएबल बन जाती है। यानी अब अगर इसके खसूसी गेट्स हैं, ये चैनल है, तो प्रोटीन जिस चीज़ को चाहेगी सिर्फ वो अंदर आएगा, जिस चीज़ को वो नहीं चाहेगी वो नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। ये सिर्फ मैं रिवीजन की तरह ऐसे ही ले रहा हूँ आपके लिए, रिवीजन की क्लास है। इसके बाद में प्रोटीन की जो चैनल फंक्शन है वो सब कुछ बाद में समझा दूंगा। फॉर अवेल मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस फंक्शन को अपने साथ नोट कर ले। ये लिपिड्स आ गया। लिपिड्स जो है वो कंट्रोल दी फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। लिपिड जो कंट्रोल करती है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करती है। यानी मेम्ब्रेन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद ज़्यादा होगी तो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड्स को स्टेबलाइज कर देता है। कोलेस्ट्रॉल जो मैंने कहा था कि लिपिड्स को स्टेबलाइज वो कर देगा, मैं डायग्राम बाद में समझा दूंगा। फॉर अवेल फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ आप भी वही अपने जहन के अंदर रखो। तीसरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में होते हैं, यानी एक तो वो लिपिड के साथ अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और एक जो है प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये सेल सरफेस मार्कर है। सेल सरफेस मार्कर क्या है ये मैं अभी समझा दूंगा। सेल सरफेस मार्कर उसको कहते हैं कि ये सेल के सरफेस, फॉर एग्जाम्पल ये मेम्ब्रेन है, जैसे कि मैं इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से, ताकि आपको, क्योंकि मैंने डायग्राम पहले भी बना दिया था। फॉर एग्जाम्पल ये आप गया मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये सेल सरफेस मार्कर है। ये यहाँ पे एक मार्कर है, ये यहाँ पे एक मार्कर है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये यहाँ पे दूसरा सेल है, ये यहाँ पे दूसरा सेल है, इस पे भी सेल सरफेस मार्कर होता है। अब हम बार बार कहते हैं कि एक सेल दूसरे सेल से मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। तो एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, तो सेल को कैसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो सेल मेरी तरह है, वो सेल मेरे साथ सेम है, उसके साथ मैंने जो है टिश्यू बनाना है। वो सेल सरफेस मार्कर का काम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपने जहन में रखो। सेल सरफेस मार्कर ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। सेल सरफेस मार्कर के मानी ये है कि सेल टू सेल रिकग्निशन मीन्स सेल एक दूसरे को, एक चीज़ से दूसरी चीज़, सेल की इस वजह से सेल की पहचान होती है। एक सेल दूसरे सेल को इस तरह से पहचानते हैं कि उस पर सेल सरफेस मार्कर होते हैं। तो ये मार्कर इस सेल को, ये अपने लिए ऐसी सेल चूज़ करती है जो उसके साथ सेम हो, जो उसके साथ फ़ायदे में हो। तो वो किस चीज़ के बेस पर एक टिश्यू बनता है? सेल सरफेस मार्कर के बेस पे। तो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि दैट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन टिश्यू फॉर्मेशन, तो वो सेल सरफेस मार्कर है। अब मैं अलग अलग ये सबको मिटा के आपको समझा दूंगा कि
मेनली जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है और इसके प्रोटीन जो है उसके फंक्शन है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बोहाइड्रेट और इसको मिटा दूंगा, लिपिड्स को मिटा दूंगा। मैं पहले समझा दूंगा प्रोटीन्स की, इसके बाद फिर लिपिड्स की। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो सेल सरफेस मार्कर है वो तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का। यह गया प्रोटीन्स। प्रोटीन में होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये मैं फिर से समझा दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये सेल मेम्ब्रेन है। अब मैं इसको ऐसे ही बना दूंगा, ऐसे ख़ास नहीं बनाता हूँ कि नहीं, आपको अभी समझ आ गया है कि सेल मेम्ब्रेन में है क्या। ये जो इस तरह चैनल जो पाइप की तरह है इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो पूरा इधर उधर यानी सेल मेम्ब्रेन के ही है, इस साइड पे भी आ गया, इस साइड पे भी आ गया, एक चैनल की तरह, एक पाइप की तरह है। और ये जो है सरफेस पे है। तो जो सरफेस पे है वो जो चैनल की तरह है वो कैरियर के तौर पे काम वो करेगा। इसको हम कहते हैं परमिएजेस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आता है अक्सर। व्हाट इज परमिएजेस? इंटीग्रल यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन विच एक्ट एज ए चैनल इज कॉल्ड परमिएजेस। इसको हम परमिएजेस भी कह सकते हैं। जो सरफेस प्रोटीन है वो इंजाइम के तौर पे भी वो काम वो करेगा, रिसेप्टर के तौर पे भी वो काम करेगा। रिसेप्टर के तौर पे काम वो कैसे वो करेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ अटैच हो गई, यहाँ पे एक चीज़ अटैच हो गई, यहाँ पे एक चीज़ अटैच हो गई, ये इसको सिग्नल देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज अटैच हो गया, इसको सिग्नल देती है कि ग्लूकोज आ रहा है। तो इसके अंदर जो अगर ग्लूकोज की कमी मौजूद होती है तो इसको अंदर आने देती है, अगर ग्लूकोज की कमी नहीं है तो इसको बाहर रख देती है। तो सेल्स यानी ये सेल टू सेल सेल को रिस्पांस देती है कि बाहर से कोई चीज़ अटैच हो गया है, इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर। इंजाइम ये है कि आपको पता है कि इंजाइम जो है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए होते हैं। तो अगर कोई ऐसे कंपाउंड आती है तो यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, फिर प्रोडक्ट जो है अंदर आ सकती है। और फिर एंटीजन के तौर पे हम कहते हैं कि यानी अगर एक किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसको ब्लड ग्रुप उसको यानी ए ब्लड ग्रुप आपने देना है, वो इस वजह से हमने देना है कि एंटीजन उस पर डिफरेंट होते हैं। अगर ऐसा हुआ कि एक पर्सन का जो है एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए है उस पर तो एंटीजन बी होगा। इस तरह से यानी अगर एक जैसे से मैं वो बाद की कंसेप्ट है फिर बाद में बताऊंगा, वो फिर थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर ये एक सेल है उस पर एंटीजन ए है तो वो दूसरा सेल अगर उस पर एंटीजन इसके उल्टा है तो इस पर अटैक वो करेगी, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। इस वजह से हम बीमारी से बच जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंटीजन फार्मेशन, वो ये है कि सेल्स प्रोटीन जो है जो सरफेस प्रोटीन है वो एंटीजन के तौर पे भी काम वो करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी वो देते हैं। तो विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज ए इम्यूनिटी पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो वो हो सरफेस प्रोटीन है। सरफेस प्रोटीन यहाँ पे एंटीजन होते हैं। एंटीजन जब आती है तो वो एंटीबॉडी यानी दूसरे एंटीजन जब आता है, कोई वायरस आता है तो वायरस को पहचानते हैं, इस जो सेल को इन्फॉर्म कर देता है यहाँ पे कि कोई बाहर से चीज़ आ गई है जो ख़तरनाक है, आप इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। यहाँ पे फौज बनती है एंटीबॉडी, तो इस चीज़ पे अटैक करती है। तो इस वजह से हमारी जो है इम्यूनिटी का सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। यहाँ तक प्रोटीन की फंक्शंस थी, यानी जो प्रोटीन की फंक्शंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इसके बाद मैं शुरू करूँगा लिपिड्स के फंक्शन, यानी कि लिपिड्स जो मैंने बता दिया था कि मेन जो है लिपिड्स के बारे में सिर्फ ये आपने सीखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कि लिपिड्स मेन फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को मेंटेन रखती है, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को मेंटेन रखती है। एक तो यह है कि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ये भी इसको मेंटेन रखती है। और तीसरा ये है कि अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइडिटी उसमें है, अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो वो हरकत वो मूवमेंट वो कर सकेगी, तो डिफ्यूज़न या कंटेंट्स या पेयर उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंशियल परमिएबल भी हो जाती है। डिफरेंशियल परमिएबल मैंने बता दिया कि प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल बनाती है। और जो फैटी एसिड है, जो लिपिड्स है, वो सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियल परमिएबल बना देती है। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज वो करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देता है, यानी ये लिपिड जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो इसको स्टेबल रखते हैं ताकि वो यानी अपने शक्ल में कायम रहे। तो ये लिपिड का फंक्शन है। इसके साथ साथ जो है कार्बोहाइड्रेट का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सरफेस वो मार्कर है, वो एक सेल से दूसरी जगह सेल को पहचान सकते हैं। अब मैं आऊँगा
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ताकि आपके जहन में आ जाए कि इसके सेल मेम्ब्रेन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। एक तो ये है कि रेड ब्लड सेल की वो भी सेल है, उसका भी मेम्ब्रेन होगा, तो इसका भी मेम्ब्रेन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अब हमने तो जान लिया कि सेल में जो मेम्ब्रेन में होते हैं वो मेन जो काम होते हैं वो तो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन 80% तकरीबन 60 to 80%, वो तो 40 to 60 80% तो प्रोटीन होते हैं। अगर प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाती है आरबीसी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन काम नहीं देगा, तो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। तो अगर रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई, प्रोटीन की वजह से म्यूटेशन हो गई है, कोई चेंज आ गई है, इसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस ये आ गया है, ये एंटीटेस्ट में आ गया था, मीन्स के प्रैक्टिस जो टेस्ट में पीएमसी के इन सब में इस तरह से ये आ गया है, तो वो इस तरह का है। इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर गर्मी का मौसम है, अगर जैसे कि आजकल अगर हॉट वेदर है, ये ध्यान में रखो, अगर हॉट वेदर है यानी गर्मी का मौसम है, तो मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी में क्या फ़र्क आएगा। अगर गर्मी है, अगर टेम्परेचर आपने ज़्यादा किया, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स है, लिपिड की फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी, लिपिड्स की फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी, फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो जगह, तो मेम्ब्रेन में जगह ज़्यादा पैदा होंगे, तो इस वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये दूसरा एमसीक्यू था टेम्परेचर। इस तरह से अगर मौसम ठंडा हो गया विंटर में, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये आपने जहन में रखना है, इस तरह से एमसीक्यूज़ आए हैं और आएंगे भी। और तीसरी बात ये थी कि जीपीआई आपने जीपीआई आया होगा, जीपीआई ग्लाइकोसाइल फास्फाटिडाइल आयोनोसाइटोल, ये है, इसकी भाई कुछ नहीं है। हम सेल सरफेस प्रोटीन जो होते हैं उसको हम जीपीआई भी कह सकते हैं। सेल सरफेस प्रोटीन यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी एमसीक्यूज में आया है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज कॉल्ड जीपीआई, इसको हम जीपीआई भी कह सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट आपने जहन में रखना है, मैं बबर इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। जो तीसरा पॉइंट जो मेरे जहन में था वो ये था कि यानी मैंने बता दिया था कि मेम्ब्रेन के जो इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो मैंने बता दिया था कि दोनों पोर्शन जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो मेम्ब्रेन में अगर कोई भी बात, अच्छा जो मेन फंक्शन है मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ये आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट फंक्शन है मेम्ब्रेन का, जो मेन काम है वो ट्रांसपोर्ट फंक्शन है। अब अगर ऐसा हो गया कि ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है, एक तो ये है कि न्यूट्रंस के लिए ज़रूरी है, ताकि न्यूट्रंस अंदर से बाहर आ सके, इसके लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, एमसीक्यू हो सकता है। दूसरा ये कि मूवमेंट इसलिए ज़रूरी है कि एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस जो जमा होते हैं वो भी कहीं निकलेंगे, तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। तीसरा ये है कि यूज़फुल सब्सटेंस को सीक्रेट करने के लिए, सीक्रेट यूज़फुल सब्सटेंसेस, उसके लिए भी ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे। और चौथा ये है कि के जब कुछ आयंस आएंगे, कुछ आयंस बाहर जाएंगे, यानी एसिडिक आएंगे, बेसिक आएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन का पीएच मेंटेन रहेगा। पीएच मैं बाद में पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में कि पीएच क्या होता है। तो पीएच जब मेंटेन रहेगा तो तो इंजाइम की एक्टिविटी मेंटेन रहेगी, इंजाइम एक्टिविटी काम करेगी। अगर पीएच डिस्टर्ब हो गया तो इंजाइम एक्टिविटी जो है वो मर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर रेड ब्लड सेल है, नॉर्मली जो है ब्लड का पीएच तकरीबन 7.4 है, अगर ये 7.3 से भी आ गया नीचे तो ह्यूमन के मरने के चांसेस है। तो अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, तो ये पीएच मेंटेन नहीं रहता। अगर इस जनरलाइज्ड हेमोलाइसिस हो गया बहनी ब्लड में, तो इसकी वजह से आदमी मर भी सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो सेल मेम्ब्रेन में थे, ये सारे एमसीक्यूज आएंगे। उम्मीद है कि इस तरह से कोई पॉइंट नहीं रह गया होगा कि मैंने नहीं बताया होगा यहाँ तक। अगर आप सीखोगे तो एग्ज़ाम के लेवल पे भी, एंटी टेस्ट के लेवल पे भी आपने बहुत कुछ सीखा है। मैं लास्ट में बाद में फिर बता रहा हूँ कि मेरे चैनल डॉक्टर आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।